जम्मू के बस अड्डे से 7 किलो विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम सोहेल, काजी वसीम, अतर शकील खान और आबिद नबी है। पुलिस ने सोहेल, काजी वसीम, अतर शकील खान को पुलवामा और आबिद नबी को बडगाम से गिरफ्तार किया है। सोहेल के पास से ही विस्फोटक मिला था। पुलिस के मुताबिक बम प्लांट करने के लिए आतंकवादियों को पाकिस्तान से पैसे मिले थे। सुरक्षा बल का कहना है कि पाकिस्तान में बैठे अलबदर के चीफ कमांडर ने यह साजिश रची थी, जो लगातार आतंकवादियों के संपर्क में था। जम्मू में कई महत्वपूर्ण जगहों पर आईडी लगाने के बाद आतंकी सोहेल को विमान से श्रीनगर पहुंचना था, जहां एयरपोर्ट पर अतर शकील उसे लाने वाला था। अतर शकील खान उर्फ उबैदुल्लाह अलबदर कश्मीर का शीर्ष कमांडर है। पुलिस ने उसे भी पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सोहेल के एक और साथी आबिद नबी उर्फ सेहरान को भी उसकी मदद करने के आरोप में बडगाम से गिरफ्तार किया गया है। हमने एक सोहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई, जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अलबदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार, जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम। पुलवामा की बरसी पर आतंक की साजिश। निशाने पर जम्मू का भीड़ वाला इलाका। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके चलते ये जो हदायतुल्लाह के पकड़े जाने के बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। 7 किलो विस्फोटक के साथ आतंकी गिरफ्तार। साल 2021 के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले शनिवार जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी उन्होंने पकड़ा और कल लश्कर तैयबा का मिलिटेंट उन्होंने पकड़ा है। लेकिन आज आपको बता दें कि आज जो जम्मू बस स्टैंड से एक जखीरा बरामद हुआ है। एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसको अंजाम देना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन वो यहाँ पर विफल होता नजर आ रहा है। दूसरी बरसी थी पुलवामा अटैक की और क्या मंसूबा था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन किसी न किसी वारदात को वो अंजाम देने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का सारा अमला और उसके आला अफसर यहाँ जिस बात का पर्दाफाश करने पहुंचे हैं, उसे सुनकर एक बार फिर पूरा देश दहल गया। पुलिस की माने तो मंदिरों के शहर में मातम फैलाने की साजिश रची गई थी, जिसे वक्त रहते बेनकाब कर दिया गया। हमने एक सोहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। जी हां, इस साजिश का पर्दाफाश ऐन उस रोज हुआ जब सारा हिंदुस्तान पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर अपने शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। 2 साल पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी को मातम में बदलने की एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जम्मू शहर के बस अड्डे पर 7 किलो विस्फोटक के साथ एक आतंकी पकड़ा गया। इस खबर के फैलते ही जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और सुरक्षा बल और मुस्तैद हो गए।
बकौल पुलिस, आतंकियों ने शहर को बम धमाकों से दहलाने का एक खौफनाक प्लान बनाया हुआ था और उनके निशाने पर जम्मू शहर में जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू बस अड्डा, जम्मू का बड़ा बाजार और रघुनाथ मंदिर था। 12 और 13 की रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है, जिसका नाम जहूर है, जहूर राथर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था टीआरएफ को, ये टीआरएफ का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद ओजीडब्ल्यू के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक उन्होंने पिछले 9 दिनों में 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी से बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकी से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, 189 गोलियां और आईईडी बनाने के लिए विस्फोटक से भरी 15 बोतलें बरामद की गईं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक सांबा सेक्टर में सुरंग और हथियारों का मिलना, उसके बाद दिल्ली में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आतंकी हमले की साजिश का भंडाफोड़ इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि आतंक की इस साजिश के तार दिल्ली तक फैले हो सकते हैं। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहाँ पर वो ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रेकी इनके जरिए से करवा रही थी। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू पुलिस को लगातार जिस तरह कामयाबी मिल रही है, उसे देखकर तो लगता है कि जम्मू कश्मीर से बहुत जल्द ही आतंकवाद का सफाया कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर से 9 दिन में 11 आतंकी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ जम्मू से ही 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकवादियों की इस तरह जम्मू की तरफ आने के पीछे सुरक्षा बल किसी बड़े हमले की साजिश की आशंका जता रहे हैं। सांबा पुलिस ने कल रामगढ़ के झंग से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और आईडी बरामद की है। पुलिस को 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, 179 पिस्टल की गोलियां और 15 आईडी बनाने के बॉक्स मिले हैं। जैश के लोकल आउटफिट लश्कर-ए मुस्तफा के चीफ कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक ने पाकिस्तान की साजिश का एक सनसनीखेज खुलासा किया है। आतंकी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान कैसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर हमले के लिए पैनी नजर रखे हुए है। इसके लिए पाकिस्तान ने डोभाल के दफ्तर की रेकी तक करवाई थी। आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने इस रेकी के कई अहम वीडियो पाकिस्तान में जैश के हैंडलर को भेजे हैं। हिदायतुल्लाह मलिक को कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ के समय यह खुलासा किया है कि आतंकी देश की राजधानी दिल्ली को भी निशाना बनाने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि बिहार से भारी मात्रा में हथियार जम्मू कश्मीर लाए जा रहे हैं। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर यह बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहाँ पर वो ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रेकी इनके जरिए से करवा रही थी। और उस रेकी के बाद वहाँ पर भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ प्लान करने का मंसूबा पाकिस्तान की एजेंसीज ने, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद ने बना रखा था। यूपी के हमीरपुर में 3 साल की एक बच्ची 10 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये बच्ची घर के पास खेल रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई और बोरवेल में फंसी बच्ची को निकालने की कोशिश तेज कर दी। सबसे पहले बोरवेल के नजदीक ही एक बड़ा गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया
और फिर एक आदमी उस गड्ढे में जाकर बच्ची को निकालने की कोशिश करने लगा। गड्ढा खोदने का काम बड़े ध्यान से किया जा रहा था ताकि बच्ची को कोई चोट ना पहुंचे। हालांकि बोरवेल बेहद संकरा होने की वजह से बच्ची तक पहुंचना आसान नहीं था और बच्ची भी लगातार रोई जा रही थी। इसी बीच लोगों के कहने पर गड्ढे में मौजूद आदमी ने एक सफेद कपड़े से लड़की के हाथ में बांध दिया ताकि इसकी मदद से उसे ऊपर खींचा जा सके। इस बीच वहां मौजूद लोगों के जहन में बस एक ही बात थी कि बच्ची को किसी तरह का नुकसान ना हो और आखिरकार 3 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को बोरवेल से निकाल लिया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग खुशी के मारे ताली बजाने लगे। वहीं हमीरपुर के एसपी ने पुलिस टीम को उनके सराहनीय काम के लिए इनाम देने का ऐलान किया है। यूपी के प्रयागराज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कुछ लोग बीच सड़क पर मारपीट करते नजर आए। आरोपी की गाड़ी की पार्किंग को लेकर शुरू हुई बहस जल्द ही भड़क उठी और बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद दोनों पक्ष तैश में आकर बीच सड़क पर ही उलझ गए। खुलेआम बीच सड़क पर लोग एक दूसरे पर डंडों से हमला करते नजर आए। मामूली बात को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए, जिसको जो मिला वो उसी के साथ इस जंग में शामिल हो गया। करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर ये लोग तांडव मचाते रहे। इस मारपीट के समय आसपास कई लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी झगड़े को शांत करवाने की कोशिश नहीं की। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद झगड़ा शांत हुआ। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद से दिल दहलाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ लोग एक बाइक सवार को बेरहमी से पीटते दिखे। पिटाई का ये वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें दिखा कि कुछ लोगों ने मिलकर बाइक से जा रहे एक लड़के को रोका और बेरहमी से लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो लड़के को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। लड़के ने भागने की कोशिश की तो उनमें से एक ने लड़के का पीछा कर बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। पीछे से 2 और लड़के आ गए और भाग रहे लड़के को पकड़कर पीटने लगे। हैरानी की बात यह कि बाइक ओवरटेक करने की मामूली बात पर यह सरेआम पिटाई हुई। मारपीट को अंजाम देने के बाद सभी लड़के वहां से फरार हो गए। इसी बीच पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। यूपी के हरदोई में जांच करने पहुंचे एक दारोगा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। दारोगा पर 2 लोगों को पीटने का भी आरोप है और इस पिटाई से खफा गांव वाले जब इकट्ठा हो गए तो दारोगा ने अपनी पिस्तौल चलाने की धमकी दे दी। मारना उखाड़ तुझे दिखाऊंगा ना। इसके बाद गांव वालों पर धौंस दिखाने के लिए दारोगा ने हवा में फायरिंग भी की। गोली मार रहा हूं तुम। 2 भाइयों में लेन देन को लेकर हुए विवाद में जांच करने पहुंचे दारोगा ने खुद ही विवादों को न्योता दे दिया। इसी बीच किसी ने दारोगा का मोबाइल ले लिया। लूट का मुकदमा काम करा, मोबाइल आपका मिल जाएगा। मामले का वीडियो वायरल होने और पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद एसपी ने दारोगा को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभागीय जांच के आदेश एसपी महोदय द्वारा दिए गए हैं। हालांकि दारोगा का कहना है कि गांव वालों ने भी उसे घेर कर पीटा, इसलिए उसने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई। टीएमसी के लिए विधानसभा चुनावों की राहें हरगिज आसान नहीं है। एक तो पार्टी लोकसभा चुनावों में पहले ही बड़ा वोट बैंक हार चुकी है और अब जिस तरह से विरोधी उनके खिलाफ मुखर हैं, उसने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। इन्हीं परेशानियों के बीच बंगाल की सियासत में थर्ड फ्रंट की एंट्री ने सियासत की इस जंग को और रोचक बना दिया है, क्योंकि इसकी अगुवाई दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कर रहे हैं। बंगाल की सियासत में बदलाव का समीकरण, विधानसभा चुनाव से पहले पीरजादा का पॉलिटिकल प्लान, तीसरे मोर्चे का तिकड़म किस पर पड़ेगा भारी। उत्तर 24 परगना में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की भले ही ये पहली चुनावी जनसभा है, लेकिन इस पहली जनसभा में अब्बास सिद्दीकी के आक्रामक तेवरों पर बंगाल की तमाम सियासी पार्टियों की नजरें टिकी थी, खासकर मौजूदा सीएम ममता बनर्जी की, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि बंगाल में बदलाव की बयार लाने के लिए तीसरा मोर्चा भी अपनी ताल ठोक चुका है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये मोर्चा जीते या ना जीते, लेकिन ममता का नुकसान तय है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ये पहला ऐसा मौका है जब तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी की जा रही है या फिर चौथे राजनीतिक गठबंधन की जमीन रखी जा रही है, और इस तरीके की जो सभा है उसके जरिए यह कोशिश शुरू की गई है। अब सबकी नजर जनता पर है कि किस तरीके से वह इस फ्रंट की कोशिश को समझती है और क्या इस फ्रंट का जो कमाल है या असर है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा।
अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण पर असर रखने वाली दरगाह फुरफुरा शरीफ में धर्म गुरु का ओहदा रखते हैं, लेकिन सियासत की समझ उन्हें कितनी है, इस बात का अंदाजा उस सवाल के जवाब से लगाइए जो सवाल न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने उनसे पूछा। बड़ा दुश्मन यानी टीएमसी है? देखिए, हम तो ही बोल रहे, जो जाहिर में दिखाई देता है जो मैं आपको मार देंगे वो तो दुश्मन हमको मालूम है, जो दोस्त बन के आते हैं और पीछे से छुरी मार देता है वही बड़ा दुश्मन है। ये बताइए कि बीजेपी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बीजेपी के बारे में हमारा जो ख्याल है, अभी बंगाल में जो बीजेपी आ रहा है इसके पीछे ममता बनर्जी पूरा हाथ है। नहीं तो बंगाल का जो मिट्टी है, यहाँ का जो मिट्टी से यहाँ का जो आदिवासी दलित मुस्लिम है, यहाँ का मिट्टी बहुत शांत मिट्टी है। यह रविंद्र टेगर का मिट्टी है, काजी नजरुल का मिट्टी है, नेताजी सुभाष चंद्र का मिट्टी है, सैयद अबू बकर सिद्दीक का मिट्टी है। यहाँ मानुष बहुत सरल सीधा शांति में पूर्ण आदमी है। यहाँ बीजेपी आ रहे हैं ममता दीदी के लिए। बकौल अब्बास सिद्दीकी, वो ना तो राज्य में ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं और ना ही बीजेपी को। यही वजह है कि उन्होंने टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ एक ऐसे महागठबंधन को आकार देने की कोशिश की है जिसमें एमआईएम भी शामिल हो और कांग्रेस भी। पहली जनसभा है सर ये यहाँ पर, और आपका जो सपना है, परिकल्पना है, आपका विजन है महागठबंधन का, तो क्या कांग्रेस एआईएमआईएम दोनों साथ आ पाएंगे? देखिए, वो तो बात टेबल में चल रहा है, उसका बात टेबल में चल रहा है। एआईएम तो वो खोल के बता दिए हमारे फंड में रहेंगे। अगर कांग्रेस बोल रहे हैं उसके साथ नहीं रहेंगे। मेरा मानना है बीजेपी और टीएमसी को जो लोग रुकना चाहते हैं सबके इकट्ठा होना है। टेबल में बात चलते है, आखिर में क्या होता है देखते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये तीसरा मोर्चा जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगा उनमें से ज्यादातर सीटों पर उसे जीत हासिल होगी। कितने सीटों पर आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हमें गणित समझाइए। देखिए, अभी तो खोल के सीट का कोई संख्या तो नहीं बता पाएंगे, मगर हमारे पोजीशन बहुत ज़्यादा हो गए। अभी बहुत जगह से आदमी लोग चाह रहे हैं जहां आपके साथ जुड़ेंगे, आपका पार्टी करेंगे। इसी हिसाब से हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है। अभी खोल के बता नहीं पाएंगे संख्या का। ओवैसी की भूमिका इस पूरे चुनाव में क्या होगी? देखिए, वो तो ऐसी साफ बता पाएंगे, हमको तो मालूम नहीं। अब्बास सिद्दीकी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या परिस्थिति परमिटेशन कॉम्बिनेशन हुआ तो? नहीं, हम मुख्यमंत्री नहीं, हम नेता बनाएंगे। दरअसल बंगाल की सियासत में जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह का लगातार जिक्र हो रहा है उसे भी समझना जरूरी है। फुरफुरा शरीफ बंगाली मुसलमानों की जियारत का एक अहम केंद्र है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का बंगाल के कई हिस्सों में अच्छा खासा वर्चस्व है। दावा किया जाता है कि अब्बास सिद्दीकी की सिर्फ हुगली ही नहीं बल्कि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बर्दवान और हावड़ा में बांग्ला भाषी मुसलमानों के बीच अच्छी खासी पैठ है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ होने से बांग्ला भाषी मुसलमान भी ओवैसी को वोट दे सकते हैं, जबकि बांग्ला भाषी मुसलमानों को ममता बनर्जी का वोट बैंक माना जाता है। हम लोग अब्बास साहब के साथ खड़े हैं और अब्बास साहब का जो फैसला होगा वो असद साहब ने कहा कि हमारे लिए आखिरी फैसला होगा। अब्बास साहब फैसला करें कहाँ क्या करना है, किस तरीके से लड़ना है, क्या फ्रंट बनाना है। हमारा स्टैंड जो है अब्बास साहब के साथ। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।
कोई बात नहीं। ये देगंगा से जमीन है, ममता बंदोपाध्याय का जमीन, तृणमूल कांग्रेस का जमीन। उधर राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे मामले को अपने ही नजरिए से देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में किसी भी स्थिति में तीसरे मोर्चे जैसा कुछ बनेगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग राज्यों के चुनाव में कोई एक पार्टी खड़ी होती है, 2-3 छोटे छोटे दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और वो कुछ सीटों पर वोट कटवा, डैमेज करने वाले, डेंट करने वाले, बस इतनी ही भूमिका उनकी रहने वाली है। वहीं स्थानीय लोग धर्म और सियासत को अलग चश्मे के साथ देखना चाहते हैं। हालांकि ममता समर्थकों का दावा है कि अब्बास सिद्दीकी के आने से ममता बनर्जी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये बताइए कि फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी आए हैं तो पश्चिम बंगाल में क्या कुछ इफेक्ट डालेंगे, असर डालेंगे वो? एक्चुअली क्या है, ममता बनर्जी का एक वोट बैंक है, काम तो पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा करे, ये नहीं कि उन्होंने आने से अपन कुछ फर्क पड़ेगा। कि धर्म जाएगा रहेगा और राजनीति जाएगा रहेगा। अब्बास धर्म लिए ठीक है लेकिन राजनीति अच्छा नहीं है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे, इस बात को समझने के लिए हमने एक मदरसे का भी रुख किया, लेकिन यहाँ लोगों ने पूरी तरह से अपने पत्ते खोलने से इनकार कर दिया। यहाँ टीएमसी सरकार है, जो सरकार आएगा और जनगण के लिए, पिछड़े बड़ा मानुस आदमी के लिए, इंसान के लिए जो काम करेगा, हम लोग उसी के वोट डालेंगे। ठीक नहीं हुआ था, अब किसी को वोट देगा नहीं देगा हम लोग ठीक नहीं करता है। हमको परिस्थिति जैसा होता है ऐसे ही वोट देगा। हम लोग का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग ऐसे यहाँ का आम बंगाल का हम लोग को आम आदमी है, तो मतलब राजनीति का मोड़ जिधर घूरेगा उधर हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना है। हालांकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने भी तीसरे मोर्चे में शामिल होने का इशारा कर दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस नहीं है, ये हर सेकुलर फोर्स का अलायंस है। वो सेकुलर फोर्स में अब्बास सिद्दीकी जी, उन्होंने जो कांग्रेस का पास लेटर लिखा है जी हम लोग आपका साथ आना चाहता है, लेफ्ट को लेकर लेटर लिखा है। हमारा प्रदेश कांग्रेस सभापति अधीर रंजन चौधरी और अपोजिशन लीडर हमारा बंगाल का अब्दुल मन्नान साहेब, उन्होंने बातचीत कर रहा है। मैं सोचता हूँ जितना सेकुलर फोर्स है, जो थर्ड अल्टरनेटिव बंगाल का जनता चाह रहा है, इसके लिए हम लोग जो भी करना है, ये पार्टी का बात नहीं है, आम जनता बंगाल में वो अलायंस चाह रहा है जो थर्ड अल्टरनेटिव। इन तमाम बातों के इतर बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में अपना दम दिखा रही है। पार्टी का दावा है कि कोई कितनी ही गणित क्यों न कर ले, बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है। सीपीएम को, कांग्रेस को आइए साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ लड़े, बिल्कुल सही है परिस्थिति ऐसी। और एक बात समझना पड़ेगा कि ये खाली तापस राय का नहीं है, ये सरकार का आह्वान है, क्योंकि टीएमसी का हाईकमांड बिना अनुमति के किसी का हिम्मत नहीं कि कोई स्टेटमेंट दे, इसलिए पार्टी का स्टेटमेंट है कि टीएमसी समझ गई अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़के जीतना मुश्किल है, परिवर्तन होने ही वाला है। मैं भी उनको बोलता हूं कि बात सही है, आप सारे लोगों को साथ लेके बीजेपी के खिलाफ लड़िए, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं और बंगाल में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। जाहिर है इस चुनावी रस्साकसी के बीच मुश्किल इस वक्त सबसे ज्यादा टीएमसी के सामने ही है, क्योंकि बंगाल में तीसरे मोर्चे की थोड़ी भी सफलता टीएमसी का खेल खराब कर सकती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई भारी बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम के इस बिगड़े मिजाज की वजह से वहां के ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, क्योंकि बाहर चारों तरफ बर्फ ने डेरा जमा लिया। आसमान से सफेद रुई की तरह गिरती बर्फ की वजह से वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और वहां के सभी रास्ते बर्फ में समाये नजर आए। घरों और दुकानों के आगे इतनी बर्फ जमा हो गई कि कुछ लोग तो खुद ही फावड़े से इसे हटाने में लग गए। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई। लोगों के मकान और पेड़ पौधों पर बर्फ का कब्जा हो गया। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी अपनी गाड़ी की छत पर जमा बर्फ को हटाता दिखाई दिया। ज्यादातर लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ा, लेकिन जरूरी काम से जो लोग अपने घरों से बाहर निकले उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा,
क्योंकि सड़कों के किनारे बर्फ के ढेर लग गए थे। हालात बिगड़े तो बचाव दल के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया और रास्तों से बर्फ को हटाने में जुट गए। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया। मिडिल ईस्ट के देश साइप्रस में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से वहां 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन इसकी किसी ने परवाह नहीं की और ये लोग नियमों को तोड़ते हुए राजधानी निकोसिया की सड़कों पर जम गए। हालात बिगड़े तो सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी। इसके बाद प्रदर्शनकारी भी अड़ गए। कार्रवाई से डरने की बजाय वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जवानों के सामने डट गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने ड्रम और तालियां बजाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोप में करीब 16 प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई भी की गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई तबाही के 8 दिन बीत जाने के बाद भी तपोवन टनल में शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। 7 फरवरी को आए सैलाब ने चमोली जिले के रेणी गांव और तपोवन में जबरदस्त तबाही मचाई और टनल के अंदर काम कर रहे कई लोग लापता हो गए और उनमें कई लोगों की मौत हो गई। तपोवन टनल में लगातार जिंदगी तलाशने का काम जारी है, लेकिन इस बीच बुरी खबर ये कि एक और शव बरामद हुआ है। इस शव को मलबे के अंदर से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वहीं बाकी बचे लोगों की तलाश में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और प्रशासन की कई टीमें जुट गई। अंदर टनल में काफी लाखों मेट्रिक टन मलबा भरा हुआ है। हमें मुश्किल थोड़ी सी आई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसके अलावा सैलाब से तबाह हुए लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाने का इंतजाम किया गया। मेडिकल सुविधाओं के लिए कैंप भी लगाए गए। म्यांमार के योंगन में सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों ने संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई। वहां आंग सान सूची की रिहाई और चुनी हुई सरकार की वापसी के लिए हजारों लोग रोजाना सड़कों पर उतर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये लोग यंगोंग शहर में मौजूद संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के सामने भी इकट्ठे हुए। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक जुलूस निकाला जो शहर के अलग अलग सड़कों से गुजरते हुए संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। इनमें सफेद कपड़े पहने कुछ लोगों के हाथों में आंग सान सूची की तस्वीर भी थी, जबकि कुछ लोग झंडे लहराते दिखाई दिए। तख्तापलट के खिलाफ जारी इस आंदोलन में कई लोग बैनर और पोस्टर लिए हुए दिखाई दिए, जिन पर हेल्प अस और फिनिश डिक्टेटरशिप जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने यूएन के अलावा अमेरिका से भी सैन्य शासन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की। पंजाब के फिरोजपुर में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़क पर उतर आए। इससे पहले अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन जब मामले का हल नहीं निकला तो इन लोगों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। अकाली दल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समर्थक पोलिंग बूथ में घुसकर जबरन वोट डलवा रहे हैं। हालात बिगड़े तो कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंच गए और मसले को सुलझा लेने का दावा किया। इन्होंने कांग्रेस वाले ने सारा जरा बूथ कैप्टन साडी की है। इसके साथ ही पुलिस ने ये भी दावा किया कि मतदान केंद्र के अंदर सब कुछ शांतिपूर्ण है। कोई इशू आया सी वो सॉल्व कर लिया गया है एंड होपफुली जो बिल्कुल सारा ठीक है। आखिरकार 10 महीने बाद ही पर चीन को पैंगोंग से पीछे हटना ही पड़ा। पैंगोंग के जिस इलाके से चीन वापस हट रहा है उस हकीकत का गवाह बना न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो यानी पैंगोंग के उस इलाके में गया जहां चीन ने घुसपैठ करने की हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय सेना के शूरवीरों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पैंगोंग लेक पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पैंगोंग लेक पर। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया।
भारत के आगे कैसे झुका ड्रैगन। भारत ने ये साफ कर दिया कि हम अपनी सीमा, अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी जो है चीन को जाने नहीं देंगे। फिंगर 8 से कैसे पीछे हटी चीनी सेना। ये जो फिंगर एरिया है, फिंगर एरिया में भी जो है अब धीरे धीरे जो है चीन ने अपने सैनिकों को कम करना शुरू किया है। डिसएंगेजमेंट की इनसाइड स्टोरी। भारतीय सेना के पराक्रम और बुलंद इरादों के आगे आखिरकार ड्रैगन को झुकना ही पड़ा। दस महीने तक LAC पर आजमाए हर हथकंडे के नाकाम होने के बाद चीन की सेना को आखिरकार वापस हटना ही पड़ा। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में भारतीय जांबाजों के फौलादी इरादों के आगे आखिरकार चीन की सेना को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ी। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और जीत की गवाह बनी ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके के फिंगर 8 से चीन की सेना के बैटल टैंक वापस जा रहे हैं। भारत की इस जीत का गवाह न्यूज़ 18 इंडिया भी बना और ग्राउंड जीरो यानी पैंगोंग के उस इलाके में पहुंचा जहां महज कुछ दिन पहले तक चीन की सेना डेरा डाले बैठी थी। आज हम आपको अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे कि 10 महीने के बाद पैंगोंग की हकीकत क्या है। हमारी टीम लद्दाख के सर्द मौसम और पहाड़ों का सीना काटकर बनाई सड़क पर एक मुश्किल सफर तय करते हुए पैंगोंग के उस इलाके में पहुंची जो अभी भी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। रास्ते में हमें इस इलाके की वो नदी भी मिली जो ठंड की वजह से जम चुकी थी। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम जो है जा रही है पैंगोंग, उस जगह पे जो कि लंबे समय से एक फ्रिक्शन पॉइंट रहा है चीन और भारत के बीच में, और पिछले 10 महीने से लगातार वहाँ तनाव बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे तनाव कम होना शुरू हो रहा है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे जा रही हैं। तो ये रास्ता जो है वो सीधा जाता है पैंगोंग लेक की तरफ, और वहाँ जाकर न्यूज़ 18 आपको बताएगा कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, डिसएंगेजमेंट जो शुरू हुआ है वो किस हद तक हुआ है, और आने वाले दिनों में क्या उस पूरे इलाके में होने वाला है। जैसे जैसे हम पैंगोंग झील के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, हमारा सफर उतना ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता जा रहा था और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही थी। सफर के दौरान हमने देखा कि इस इलाके में बहने वाली हर नदी का पानी जम चुका है। ग्राउंड जीरो यानी पैंगोंग झील पहुंचने पर हम और भी हैरान रह गए, क्योंकि 135 किलोमीटर लंबी झील पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुकी थी। भारत और चीन के बीच लगातार 10 महीने से जो तनाव था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। जी हां, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पैंगोंग लेक पर। आप देख सकते हैं ये पैंगोंग लेक है और ये पूरी तरह से अभी जमी हुई है। ये हिस्सा भारतीय इलाके का हिस्सा है, यहीं से शुरुआत होती है, और आप सामने देख सकते हैं जितनी पहाड़ियां हैं, पीक्स है, वहीं जो है वो फिंगर एरिया कहलाता है। और वहीं जो है सबसे पहला डिसएंगेजमेंट जो है इस इलाके में, यानी कि ये जो नॉर्थ बैंक है यहाँ पे शुरू हुआ है। चीन की सेना जो है अपनी टुकड़ियों के साथ ऊंची चोटियों पर अब भी जमी हुई है, जिनको धीरे धीरे पीछे जाना है।
दूर तक दिखने वाली ये बर्फ की चादर दरअसल पैंगोंग लेक ही है और यहीं पर पिछले 10 महीने से चीन और भारत की सेना आमने सामने डटी थी। पैंगोंग लेक दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी की झील भी है। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता संदीप बोल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भारत और चीन के डिसएंगेजमेंट की इनसाइड हकीकत बयां की, बल्कि उन चोटियों को भी दिखाया जिनको लेकर चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। ये ग्राउंड जीरो है, ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था जो कि अब धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। पैंगोंग का वो आगे का आप हिस्सा देख सकते हैं, जो सामने जो पीक्स है वो जो है उसी तरीके की पीक्स हैं। फिंगर एरिया उन्हीं को कहा जाता है। फिंगर एरिया में आप मानिए 8 फिंगर तक जो है हमारी सीमा है, यानी कि LAC 8 फिंगर से जाती है, लेकिन चीन ज़बरदस्ती जो है उस LAC को फिंगर 4 से ले जाने की बात करता है और वहीं विवाद शुरू होता है। पिछले साल अप्रैल महीने में चीन की चालबाजी के चलते पैंगोंग में विवाद की शुरुआत हुई थी। उस वक्त चीन ने चोरी छिपे पैंगोंग लेक इलाके में LAC को पार करने की हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने उसकी सेना को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन के होश फाख्ता हो गए थे। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने और भारत को डराने के इरादे से चीन ने LAC पर अपने हजारों सैनिक तैनात कर दिए, लेकिन भारत का कड़ा रुख और सख्त तेवर देखते हुए आखिरकार चीन ने 10 महीने बाद 10 फरवरी 2021 को भारत के आगे झुकते हुए डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी। हम जहां खड़े हैं ये पैंगोंग का सदर्न बैंक है और चूंकि ये इलाका जो है झील जो है जहाँ से शुरू होती है ये वो इलाका है और यहाँ से जहाँ पे टैंक रेजिमेंट यानी कि स्पांगुर गैप की बात करें जहाँ चीन की टैंक रेजिमेंट जो है तैनात थी और 10 तारीख को दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके बाद जो है टैंक्स जो है पीछे जाने शुरू हुए। यहीं से अगर आप 50 से 60 किलोमीटर आगे चले जाएं तो वो इलाका यहीं से पड़ता है और वहीं से जो है बड़े जो हैवी आर्मर्ड व्हीकल हैं, टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनको पीछे हटाना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरीके से उन चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, चीन के जो है होश फाख्ता हो गए थे। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और समझौते के मुताबिक चीन सेना के टैंक विवादित जगह से पीछे जाना भी शुरू कर चुके हैं। खबर के मुताबिक अगले 15 से 20 दिन में डिसएंगेजमेंट का पहला फेज खत्म भी हो जाएगा, यानी चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे चली जाएगी और भारतीय सेना फिंगर 3 पर बने अपने परमानेंट बेस पर आ जाएगी। जो हमारे सैनिक हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस के गैप को फिल करते हैं। हमारा सैनिक 50 डिग्री सेल्सियस में भी ड्यूटी करता है और -50 डिग्री सेल्सियस में भी ड्यूटी करता है, यानी कि -50 से +50 100 डिग्री सेल्सियस को वो बीट करता है। हमारे सैनिक का मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कोई नहीं है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! दरअसल भारतीय सेना ने लद्दाख में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जिसकी बदौलत वो 12 महीनों किसी भी मौसम और हालात में आसानी से सरहद पर तैनात अपने जवानों तक रसद और हथियार पहुंचा सकती है। ये भी एक बड़ी वजह है कि भारत की ऐसी तैयारी देखकर चीन घबरा गया और पैंगोंग में उसकी सेना को वापस हटना पड़ा। यानी भारतीय शूरवीर अब भी पैंगोंग में मजबूती से डटे हैं।